स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स के गुरु टीम में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में, अकाउंट्स का टॉपिक। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से, पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ऑल्दो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस तो आपके देखे गए हैं इस टॉपिक से। तो मैं इस टॉपिक को जो है ना 2 क्लास में आपको करवाऊंगा। तो आज एक क्लास रहेगी और कल वाली भी क्लास इसी के लिए रहेगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैं JRF क्रैक कर रखा है मैंने। MCOM और BCOM दोनों मेरा हो चुका है क्लियर। मेरे BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक आई थी जनरल में और 3rd रैंक OBC में आई थी। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये जो टर्म है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं, इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है बैंक। अब बैंक का मतलब क्या होता है यहाँ पे बिजनेस में, बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, बिजनेस में बैंक का मतलब होता है बच्चों बैंक अकाउंट, कि मतलब कि मेरे जो अकाउंट है, मेरा जो पैसा है वो बैंक के पास में पड़ा हुआ है, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहेंगे। क्लियर। और उसके बाद एक ये एक टर्म है स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स में जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो 2 चीज़ों का मिक्सचर लेकर के करते हैं, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के करते हैं। एक तो अकाउंट्स के फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करते हैं, दूसरा बच्चों स्टेटमेंट के फॉर्मेट में करते हैं। क्लियर। एक तो अकाउंट्स के फॉर्मेट में करते हैं और दूसरा स्टेटमेंट के फॉर्मेट में करते हैं। क्लियर। आइए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा सर, अकाउंट और स्टेटमेंट पे अब तो कुछ डिफरेंस समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो प्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों अकाउंट्स के फॉर्मेट में भी करते हैं और स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी करते हैं। तो सर किन चीज़ों को हम लोग अकाउंट बोलेंगे और किन चीज़ों को स्टेटमेंट बोलेंगे। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके भी लास्ट में आपको अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और स्टेटमेंट का एग्जांपल कौन कौन देगा, स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, स्टेटमेंट का एग्जांपल बताइए। हाँ, फिनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने सही बोला, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें जो है कुछ स्टेटमेंट हो। हाँ, बैलेंस शीट हो जाएगा। और बताइए। ट्रायल बैलेंस, बच्चों ट्रायल बैलेंस भी आपका स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, हाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो मतलब सर ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट हो जाएंगे। और ये सब आपके क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करते हो तो इनके फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज गौर किया होगा कि जितने भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं तो कहीं भी आपको टू या बाई करके नहीं दिखा होगा। टू या बाई करके मतलब डेबिट वाले सारे आइटम क्या होते हैं, टू करके हम लोग दिखाते हैं, और क्रेडिट में सारे आइटम बाई करके दिखाते हैं। तो ऐसा आपने यहाँ पे कहीं नहीं देखा होगा, ना ही बैलेंस शीट में, ना ही ट्रायल बैलेंस में, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, सबने नोटिस किया है टू और बाई वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, या PL अकाउंट हो गया, ये सब चीज़ों के लिए आपको आपको टू एंड बाई मिलेगा। ये सबके नाम आप जो है जर्नल एंट्री में देखोगे, ये सबके नाम आप जर्नल एंट्री में देखोगे। लेकिन क्या आपने कभी भी कोई एंट्री देखी है, राम अकाउंट डेबिट टू ट्रायल बैलेंस, या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट, ऐसा करके कोई जर्नल एंट्री देखा है? नहीं देखा। क्योंकि बच्चों ये जितने भी स्टेटमेंट है ये आपके इस अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं नहीं आते हैं, बल्कि इस अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बोल रहे हैं।
ठीक है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बोल रहे हैं। लाइक बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट आपको पता है कि एक साइड एसेट्स होता है और दूसरे साइड लायबिलिटी होता है। आप चाहो तो उसको रिवर्स भी कर सकते हो, आप लेफ्ट साइड में एसेट दिखाओ, राइट साइड में लायबिलिटीज दिखाओ, लेकिन ऐसा ढेर सारा, मतलब अगर सब लोग ट्राई करते रहेंगे तो एकदम अलग अलग नमूना बन के आ जाएगा मेरे सामने। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। आप चाहो तो इधर एसेट्स दिखा दो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लायबिलिटी दिखा दो, गलत नहीं है, आपका दोनों साइड मैच करना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट बैलेंस दिखाते हैं और क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आपने कभी डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं दिखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कॉलम में डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका 2 कॉलम बनता है, लेकिन वो डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। इसमें भी आपकी 2, मतलब हर जगह पे आप देखो तो यहाँ पे कहीं डेबिट और क्रेडिट वाले रूल अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रोसेस के पार्ट नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दिखाने का एक तरीका है। आप देखिए बैलेंस शीट को हम लोग एकदम अलग तरीके से दिखाते हैं कंपनी में, इवन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग और पीएल को एक अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपका वो चीज़ हमें दिखेगा, क्लियर। तो बच्चों ये होता है स्टेटमेंट और अकाउंट। तो बीआरएस क्या है, बीआरएस को भी मैं यही रखूंगा। बीआरएस भी क्या है, आपका कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं है या अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। बेसिकली वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, क्लियर। अब बात आती है सर ये मेन टर्म की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्साइल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्साइल। अब सर ये रिकॉन्साइल क्या होता है, रिकॉन्साइल का मतलब होता है, अगर आप हिंदी देखो इसका, तो समझौता कराना बोलते हैं। क्या लिखा है, समझौता कराना, मेल कराना, मिलाप कराना, ऐसा करके लिखता है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें बैंक अकाउंट को समझौता कराना पड़ रहा है, और समझौता कराने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ रहा है। अगर हम लोग टाउन मतलब हिंदी में बोलना चाहें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि बैंक अकाउंट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं या कंपाइल कर रहे हैं और एक उसके लिए स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो बेसिकली आपका बैंक स्टेटमेंट वही होता है, बीआरएस वही होता है, ठीक है। आइए एक और बात देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। अभी हम लोगों का यहाँ पे मेन हम लोग क्या सीखा कि सर एक अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। अकाउंट अलग होता है जहाँ पे आपके 2 और बाई जनरल प्रॉपर, मतलब जनरल एंट्रीज में वो सब चीज़ें दिखेंगी, अकाउंटिंग प्रोसेस में पूरा आपका वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन स्टेटमेंट कहीं से भी आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक अकाउंटेंट रहता है, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही सज्जन इंसान रहता है, ठीक है। वो मन लगा के दिन रात अपना काम करता रहता है, मन लगा के दिन रात वो काम करता रहता है, और उसी के काम में एक इन्वॉल्व रहता है कैश बुक, उसके ही काम में इन्वॉल्व रहता है कैश बुक बनाना, ठीक है। वो कैश बुक मेंटेन करता है, बहुत ही ध्यान से करता है, बहुत ही मन लगा के कैश बुक करता है। अब बताइए कैश बुक का एंट्री कैसे कैसे करेगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये कैश बुक हो गया, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। कैश बुक में डेबिट साइड को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बताइए जरा। रिसिप्ट साइड। और क्रेडिट साइड को क्या बोल सकते हैं सर, ठीक है, पेमेंट साइड बोल सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर जितनी भी रिसिप्ट है वो आपके डेबिट में आ जाएंगे और जितनी भी पेमेंट्स है वो आपके क्रेडिट में आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए बच्चों, ये मन लगा के काम करता था, बहुत ही ध्यान से काम करता था। अभी जस्ट हमने कैश बुक पढ़ा है, तो आप बताइए अगर किसी पार्टी से आपको चेक मिलता है और आपने इमीडिएटली उसको बैंक में भेज दिया, तो अमाउंट आप कौन से कॉलम में लिखोगे, कैश में लिखोगे या बैंक में लिखोगे। सर बैंक में लिखेंगे। ऑल्दो वो कैश में नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों ने उस दिन क्वेश्चन ऐसा था जिसको कि हम लोगों ने ऐसा करना पड़ा। ऑल्दो वो कैश में भी नहीं जाता है, वो चेक इन हैंड में जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो आएगा नहीं, जनरल प्रॉपर में चला जाएगा, लेकिन अभी हम लोग यही समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही किसी पार्टी को हमने चेक इशू किया, कोई पार्टी आया हमें पैसा लेने और हमने उसको चेक इशू कर दिया, लो ले जाओ पैसा ले लेना मेरे अकाउंट से, तो तुरंत हम लोग किस साइड लिख देंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड लिख दें कि भाई राम को हमने चेक दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया टू मोहन, उनसे चेक मिल गया, हमें रिसीव हो गया, उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और भी कई चीज़ें होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है, हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं, क्लियर, बात समझ में आया। अब ये जो डेट था जिस दिन राम को हमने चेक दिया, वो डेट था बच्चों 25 ऑफ मार्च, 25 ऑफ मार्च है,
राम को हमने, अरे हाँ, राम को हमने चेक दिया है 8,000 रुपीज़ का। क्लियर? हमने राम को चेक दिया है 8,000 रुपीज़ का, और बाकी सारे ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने जब किया कैलकुलेशन, तो मेरे पास तो बच्चों बैलेंस निकल के आता है, फाइनल बैलेंस निकल के आता है, टू बैलेंस बीडी हमने लिखा, जब बैलेंस बीडी जब हमने लिखा तो हमारे सामने आता है रुपीज़ 1,08,000, 1,08,000। ठीक है। अब सर ये बहुत ही ईमानदार बंदा था, जो अकाउंटेंट था, ये बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही अच्छा काम करता था। इसने इसी कैश बुक को बनाया और इसी के बेसिस पे यहाँ पे अपना इन्होंने बैलेंस शीट बनाया। और बैलेंस शीट में बताइए बैंक अकाउंट किधर लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। एकदम सही बोला आपने सर, बैंक अकाउंट हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे और अमाउंट कितना लिख देंगे? 1,08,000 लिख देंगे। तो उसने बैलेंस शीट में जब बैंक लिखा 1,08,000, और सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, क्लियर? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लिख दिया, और ये बैलेंस शीट और अपना ट्रेडिंग पीएल पूरा बढ़िया से बना के एकदम बहुत अच्छे से सजा के सुंदर सा एकदम लिख लिख के वो बाकी दुनिया के लिए प्रेजेंट कर दिया। आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो अपने यूजर्स को प्रेजेंट करता है। उसके यूजर बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में कौन कौन आएगा, कौन कौन बताएगा? हाँ, ठीक है। और एक्सटर्नल में कौन कौन आ जाएगा बच्चों? बैंक आ जाएगा, गवर्नमेंट। इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आएंगे, है ना? पोटेंशियल, जो मतलब अभी चाहते हैं इन्वेस्ट करना। अगर वो इन्वेस्ट कर देगा तो बच्चे ओनर बन जाएगा ना वो, तब तो वो इंटरनल हो जाएगा। देखिए यही थोड़ा सा बेसिक का कंफ्यूजन है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो वो एक्सटर्नल है, अभी जब उसने इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका इंटरनल हो जाएगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब कि वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं, इसलिए आपके बिजनेस में देख रहा है, वो चाहता है कि आपकी बिजनेस कैसी है वो उसका पता लगाना चाहता है, इसलिए वो देख रहा है बार बार, और अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा और वो इंटरनल बन जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो सर इन्होंने भी यही काम किया, अपना बैलेंस शीट बनाया, ट्रेडिंग पीएल बढ़िया से बनाया और इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दुनिया वालों के सामने इनकी बैलेंस शीट आ गई, ट्रेडिंग पीएल आ गए, एकदम बढ़िया से सब चीज़ें आ गई। अब जानते ही हैं बाहर वाले लोग जो होते हैं, दुनिया वाले लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हम लोगों को गिराने के लिए हर तरीके का मुमकिन कोशिश करते हैं। तो उसी में से कोई एक्सटर्नल पर्सन था, वो क्या किया, हमारे कंपनी का बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया बैंक से। ये जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसका बैंक गया, जहां भी मेरा अकाउंट था वो बैंक जाके मेरा बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया। बैंक स्टेटमेंट निकलवाता है और वहां पे मेरा बैलेंस दिखता है 1,20,000 रुपीज। उसी दिन को, उसी डेट को बच्चों मेरा बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में यहाँ पे एंट्री क्या दिख रही है? 1,20,000 रुपीज। क्लियर? अब आपको पता है कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं बच्चों, बैंक के साथ कर रहे हैं, यानी जितना भी हमारा पैसा मिल रहा है बैंक में वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितना भी पैसा हम दे रहे हैं बैंक के थ्रू वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और जो बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो बच्चों बैलेंस भी तो आपका सेम होना चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा अच्छे से। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे जब वो गया तो यहाँ पे वहां पे कितना मिल गया? 1,20,000। मिलना कितना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था? हाँ जी, यानी सर 1,08,000 मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कितना मिल गया? 1,20,000 मिल गया। अब ये बात जो है मार्केट में एकदम फैल गई, और उसके बाद ओनर को पता चल गई, जो इस बिजनेस का ओनर था। वो बुलाता है मिस्टर ए को कि भैया आपने तो बहुत गलत काम किया है, आपने तो मेरी इज्जत डुबा दी मार्केट में। लोग तो कहानी बना रहे हैं कि यार इनका बैंक स्टेटमेंट जब नहीं मैच कर रहा है तो हम लोग बाकी सारे इंफॉर्मेशन पे कैसे बिलीव कर लें? बाकी जो एसेट्स बना है, बाकी जो इनके पूरे बाकी बिल्डिंग दिख रहे हैं, बाकी इनकी मशीनरीज दिख रहे हैं, फर्नीचर दिख रहे हैं, हम इस इंफॉर्मेशन पे कैसे भरोसा कर लें? इनकी लायबिलिटीज जो दिखा रहे हैं ये लोग, हो सकता है ज़्यादा होगा, इन्होंने कम दिखाया है। तो बहुत सारी कहानी बनने लगी मार्केट में इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा पिटाई होती है इनकी, इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है। सब लोग इनको पीटने लगता है कि तुम बहुत गंदे हो, एम्प्लॉयज़ भी पीटने लगते हैं
क्योंकि बिजनेस अब बंद होने के कगार पे आ गया है इस छोटी सी गलती से, जान लीजिए। तो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो अब क्या होता है, अब ये जो है बहुत ही समझदार इंसान थे, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सज्जन पुरुष थे। तो इन्होंने क्या किया, बोला मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं देखूंगा कि गलती क्या हुई है। मैंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया है, मैंने कुछ गलती नहीं की है, तो बैंक वाला ने ही कुछ गलती किया होगा। तो ये बैंक से वो स्टेटमेंट निकलवाता है और अपने पास जो स्टेटमेंट बनाया हुआ है उससे वो मैच कराता है। तो बाद में पता है क्या चलता है मालूम है आपको, बाद में ये पता चलता है कि जो मिस्टर राम को हमने ये 8,000 रुपीज का चेक दिया था, अब मिस्टर राम को क्या करना चाहिए था बच्चों, वो चेक लेके उन्हें मेरे बैंक में जाना चाहिए था और पैसे ले लेने चाहिए थे 8,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? मिस्टर राम हमसे आए पैसे लेने की, भैया आप 8,000 दे दीजिए मेरा, तो मैंने उनको चेक काट के दे दिया, लीजिए आप मेरे बैंक से निकाल लीजिए। तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको मेरे बैंक जाना चाहिए था और पैसे निकाल लेने चाहिए थे। लेकिन वो क्या किए महाशय, ये 8,000 का चेक पॉकेट में रख के घूम रहे हैं, एकदम बढ़िया से घूम रहे हैं। चले गए 2-3 शहर और घुमाए। तो मतलब आज जो है 5 तारीख हो गया, 5 अप्रैल, बीच में मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ था 31 मार्च को। इस दिन तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, इस डेट को वो जा रहे हैं विड्रॉवल करने। तो अब बताइए, जैसे कि हमने यहाँ पे 8,000 तो बच्चों यहाँ पे अपने अकाउंट में माइनस कर लिया, 8,000 हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट दिखा दिया। क्या ये मेरे बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट दिखा होगा, एज अ पेमेंट शो हुआ होगा? बताइए सर, क्लियर है सबको कि सर नहीं हुआ होगा, ये कैसे हो पाएगा सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक ये पर्सन मिस्टर राम बैंक के पास में चेक लेके नहीं जाएंगे, प्रेजेंट वहां पे नहीं करेंगे कि भैया हमें पैसा दे दीजिए, तब तक बैंक वाले को तो सपना आएगा नहीं कि इनको 8,000 का चेक इशू किया गया है ना। तो 8,000 अभी भी इनके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों यहाँ पे अपने बुक्स में डिडक्ट कर लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे गलती किसकी है, राम की। और राम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा ही सेम काम किया है, जिसकी वजह से मिस्टर ए की, जो मिस्टर अकाउंटेंट है, उनकी धुनाई हो गई, उनकी कुटाई हो गई है बहुत बढ़िया से। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? तो अब ये जो डिफरेंस आया बैंक स्टेटमेंट में और मेरे कैश बुक में बच्चों, इसी को मैच कराने के लिए कि इसका जो डिफरेंस क्यों है, राम के जैसे कई और लोग हैं, जिन्होंने बदमाशी की है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस नहीं मैच कर रहा है। तो बच्चों बस हमने उसी के लिए एक स्टेटमेंट बना के पब्लिक में जारी कर दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS। इसको देखते ही पब्लिक एकदम शांत हो गई और जो खोया हुआ विश्वास था लोगों के बीच में, वो वापस से आ गया। ओनर भी खुश हो गया, सारे एम्प्लॉयज भी खुश हो गए, पूरा एकदम हैप्पी एंडिंग हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये BRS का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे रोल है कि आपका जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट और जो कैश बुक का बैलेंस है, वो अगर मैच नहीं होता है तो आपको एक साथ में BRS देना होता है। अगर आप बताइए क्या ये दोनों मैच कर गया, सर यहाँ पे भी 120 है, यहाँ पे भी 120 है, अगर ये दोनों मैच कर गया तो क्या आपको जरूरत पड़ेगा क्या BRS बनाने का? नहीं बनेगा। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? सर अगर मेरा बैलेंस मैच कर गया तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड करने की। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं बच्चों, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है, पूछिए कैसे। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम को हमने 8,000 का चेक दिया, मिस्टर राम ने पेमेंट नहीं निकाला, तो मेरा बैंक स्टेटमेंट जो है वो 8,000 से इंक्रीज्ड दिखेगा, 8,000 से इंक्रीज्ड दिखेगा, है ना? क्लियर? सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे हमने 10,000 लिखा है, उनका 8,000 माइनस करने के बाद, लेकिन बैंक में तो 8,000 माइनस हुआ नहीं, तो बैलेंस 18,000 दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई एक पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गया हो 8,000 रुपीज का, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का, बैलेंस तो मेरा 10,000 आ गया, लेकिन क्या एंट्रीज मैच करेंगी? बैलेंस तो मेरा मैच कर गया, लेकिन क्या एंट्रीज मैच करेंगी? इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। याद आ रहा है आप लोगों को कि एक गलती को दूसरे गलती ने छुपा दिया।
ऐसे में ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, याद आ रहा है, बैलेंसेस तो मैच कर जाएंगे, लेकिन एरर आपका रहेगा। तो इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और कैशबुक के हर एक एंट्रीज को मिलाना पड़ेगा। अगर बच्चों आपका मैच कर गया तो आपको बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो आपको बीआरएस कब बनाना है, देखिए 2 स्टेप में चेकिंग करनी है। पहली बात तो क्या आपके बैलेंस मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तब तो बीआरएस बनाना है। ठीक है, यस और नो, यस और नो। हाँ, हेलो बताइए। चलिए आइए मैं बता देता हूँ उसको। ठीक है, देखिए पहली बात तो अगर बैलेंस आपका मैच कर गया तब तो बनाना, मतलब एक स्टेप और चेक करेंगे। अगर नहीं किया तो आपको बीआरएस बनाना है, तो आपको बीआरएस बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस मैच कर गया फिर भी हम सारी एंट्रीज को मैच कराएंगे, फिर भी हम सारी एंट्रीज को मैच कराएंगे। अगर आपकी एंट्रीज भी मैच कर गई तो बनाने का ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन अगर एंट्रीज मैच नहीं की तो आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या बोला कंपनसेटिंग एरर में, कि एक किसी गलती को किसी दूसरे गलती ने छुपा दिया। जैसे मैंने बोला कि राम को 8000 विड्रॉ कर लेने चाहिए थे, राम को 8000 विड्रॉ कर लेने चाहिए थे, जो उसने नहीं किए, तो मेरा बैंक स्टेटमेंट 8000 से इंक्रीज्ड दिखेगा, इंक्रीज्ड दिखेगा, 18000 दिखेगा। लेकिन होता क्या है कि एक कोई पेमेंट मेरे अकाउंट से कटा हुआ था, जिसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, हमने बैंक को बोल रखा है कि यहाँ कर देना पेमेंट, वहाँ कर देना, मतलब 2-3 जगह बता दिया है कि तुम मेरे से पूछे बिना मतलब पेमेंट कर देना। ऑल्दो हम लोग बैंक को एप्लीकेशन लिखते हैं फिर उसके बाद करता है बैंक, लेकिन मान लेते हैं कि बैंक ने कहीं पे पेमेंट कर दिया और मुझे नहीं पता चला, तो ये 8000 का पेमेंट हो गया। ठीक है, तो अब मेरा बैलेंस बताइए, आपका 10000 आ जाएगा। मुझे तो ऊपर से तो देखने में एकदम सही लगेगा यार, नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरा अकाउंटेंट एकदम अच्छा है, मेरे अकाउंटेंट ने बहुत बढ़िया अकाउंटिंग की है। ये देखो 10,000 बैंक स्टेटमेंट, ये देखो मेरा 10,000 कैशबुक का स्टेटमेंट। लेकिन बात तो कुछ और है यहाँ पे, इसको बोलते बच्चों कंपनसेटिंग एरर, मतलब एक गलती दूसरी कोई गलती उसको कंपनसेट कर देती है। क्लियर है क्या सबको? आ, आगे चले, क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक तो ये समझ में आया बीआरएस कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। क्लियर? देखिए ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि बीआरएस बनाने की कब ज़रूरत है। पहली बात तो आपका अगर बैलेंस नहीं मैच कर रहा है तो आपको बीआरएस बना लेना है। अगर मैच कर गया तो आपको एक एक एंट्रीज मिलानी है। क्या एंट्रीज मैच कर रही है तो बीआरएस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर एंट्रीज नहीं मैच कर रही है, कुछ झोल झाल है, तो आपको क्या करना होगा, बीआरएस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? बैलेंस नहीं मैच कर रहा है और बैलेंस मैच कर गया तो क्या एंट्रीज नहीं मैच कर रही है, तो उस केस में बीआरएस बनाना है। आगे चले बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब मैंने देखिए आपके लिए क्या लेके आए हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और, एक बात और। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा बिजनेस हो गया। ठीक है, और ये बैंक है, ये बैंक है और ये मैं। ठीक है, मैंने अपना बैलेंस जो है बैंक के पास में रखा हुआ है। तो बच्चों ये मेरे लिए क्या है, आप सभी ने बोला था एसेट्स है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको प्रेजेंट किया था। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, डेबिट बैलेंस बोलूँगा। क्लियर? मैं उसको अपने बुक्स में डेबिट बैलेंस बोलूँगा। लेकिन आप ये बताइए, जो मैंने पैसा रखा हुआ है बैंक में, क्या वो बैंक के लिए एसेट्स है? लायबिलिटी है, क्योंकि मेरा पैसा बैंक ने अपने पास रखा है, बैंक उसको कभी भी अपना नहीं बोल सकता। जब तक वो बैंक के पास रहेगा वो पैसा, बैंक के ऊपर खतरे की घंटी मंडराती रहेगी कि यार मुझे उसको पेमेंट करना है, जिसको हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो बैंक की तब तक ये ऑब्लिगेशन रहेगी कि यार ये मेरा पैसा नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे सामने वाली पार्टी को पे करना होगा ऑन डिमांड, जब वो मांगेगा तो मुझे उसे रिटर्न करने होंगे। तो बैंक के लिए बच्चों वो लायबिलिटी है, और बैंक क्या करेगा, उसको क्रेडिट बैलेंस के तरीके से शो करेगा। ठीक है, तो एक चीज आपको इस मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकालना है कि जो ट्रांजेक्शन हम अपने अकाउंट्स में डेबिट में लिख रहे होते हैं, बैंक सेम ट्रांजेक्शन को लायबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड में दिखा रहा होता है।
ठीक है, जितना भी हम पेमेंट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो हम तो परेशान होंगे कि अरे यार मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है। जितना भी पेमेंट हम करेंगे कैश बुक के क्रेडिट साइड से, उतना हम परेशान होते जाएंगे कि मेरा कैश बैलेंस कम हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और उतना ही बैंक वाला जो है ना खुश होता जाएगा, ओहो खतरा टला। उतना ही बैंक वाला खुश होता जाएगा कि ओहो खतरा टल रहा है, वो उसको डेबिट करता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो उसको क्या करता जाएगा, डेबिट करता जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, जितना आप पेमेंट करोगे वो उतना खुश होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपके लिए तो खुशी की बात है कि नहीं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उसके लिए वो झंझट लगेगा कि अरे यार अब देखो पहले इतना कम था, अब और आ गया वापस करने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? चीज एक ही है लेकिन प्रोस्पेक्टस अलग अलग। मेरे लिए वो एसेट्स है बच्चों, लेकिन उसके लिए लायबिलिटी है। देखिए एक छोटी एग्जांपल है, यहाँ पे ये कैश बुक है और यहाँ पे वो बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेम ट्रांजेक्शन्स कैसे पासबुक में उसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कैश डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट ओपन किया, कैश डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट ओपन किया, हमने यहाँ पे कहाँ लिख दिया, रिसिप्ट साइड में कि भाई मेरे बैंक कॉलम में, देखिए सिर्फ बैंक कॉलम है यहाँ पे, क्लियर, बैंक कॉलम है। आप कैश बुक को कैश कॉलम मत खोजने लगिएगा, इसमें सिर्फ बैंक कॉलम अभी हमने लिया हुआ है। तो कैश कॉलम जैसे ही हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो हमने इसको डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में दिखा दिया। अब बैंक कहाँ पे दिखाएगा इसको, देखिए वो उसको क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। वो उसको कहाँ पे दिखा रहा है, बाई कैश दिखा रहा है, बाई कैश। हमने टू कैश दिखाया, वो उसको बाई कैश दिखा रहा है। मतलब वो जितना आप पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करोगे वो उतना उदास होता जाएगा बेचारा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो डेबिट है वो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन बैंक के लिए वो खतरे की घंटी, इसलिए उसको क्या दिखाता है, बैंक क्रेडिट दिखाएगा। ठीक है, जितना भी आपका रिसिप्ट रहेगा बच्चों वो उसके क्रेडिट साइड में दिखता जाएगा। जैसे आप 40,000 ले लीजिए, 2,000 ले लीजिए, 3,000, 2,500, तो ये सब देखिए आपके यहाँ पे उसकी क्रेडिट साइड में दिख रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन अगर आप इधर देख लीजिए 5,000, 6,000 जो आपने क्रेडिट साइड में दिखाया है, वहां पे वो क्या दिख रहा है आपको, डेबिट साइड में दिख रहा है। क्लियर। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए कि कुछ चीजें बैंक में लिखी है लेकिन हमें नहीं मालूम। जैसे ये 10 रुपया बैंक अपने मन से चार्ज काट लिया, बैंक जो है उसने चार्ज डिडक्ट कर लिया 10 रुपये, यहाँ पे भी 10 रुपया चार्ज डिडक्ट किया, यहाँ पे भी 50 रुपया चार्ज डिडक्ट किया, जिसका कि मेरे को नहीं पता था। तो देखिए यहाँ पे जो बैलेंस आया है, यहाँ पे 33,000 आया है बच्चों, और यहाँ पे जो बैलेंस आया है वो कितना आया है, 39,930 रुपीज आया है। तो यहाँ पे बैलेंस में डिफरेंस है। क्लियर, हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन्स और मिसिंग हुए होंगे, हो सकता है कि कुछ पेमेंट और भी हमने अभी नहीं लिखा होगा, या कुछ एक्स्ट्रा रिसिप्ट हुआ होगा। क्लियर, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अकाउंटेंट ने गलती की है, हम ये नहीं बोल सकते कि अकाउंटेंट ने कैश बुक ध्यान से नहीं बनाया। हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड किए अभी तक वहां पे रिकॉर्ड नहीं हुए, या बैंक कई कैलकुलेशन अपने हिसाब से करता है बच्चों, जैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, पासबुक में कितना चार्जेस कटेंगे उसका कैलकुलेशन, वो बैंक अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, वो उनका सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, तो मतलब उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट से मैच कराना ही पड़ेगा अपने बैलेंस को, अदरवाइज आप जो है उसको सही से नहीं मैच कर पाओगे। क्लियर है, जहां तक बात समझ में आई है आपको? ठीक है, आगे चले। चलिए देखिए क्या लिखता है, अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, आपने कैश बुक बनाया, उसका बैलेंस आ गया, कैश इन बैंक, उसका बैलेंस आया, ये रहा। अब बैंक स्टेटमेंट जो बैंक बनाता है, अब यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है WWW करके, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या है बच्चों, डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक्सप्लेन बाई मेकिंग बैंक रिकॉन्साइल, बैंक रिकॉन्सिलेशन। जैसे कि उस अकाउंटेंट ने किया था, उसने दुनिया वालों को सफाई दी थी, एक्सप्लेनेशन दिया था कि लो देखो, जो तुम हमें गलत ठहरा रहे थे, मुझे बार बार दोषी बना रहे थे, मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने एकदम सही काम किया है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आपका इस केस में रिकॉन्सिलेशन बनता है। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। क्लियर, अब देखिए सेम चीज़ है कि अगर अकाउंट्स में आपके 1,500 रुपया दिख रहा है, आपके कैश बुक में जो बैलेंस दिख रहा है वो 1,500 दिख रहा है,
और आपके बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस दिख रहा है वो 1760 रुपीज दिख रहा है। तो ये जो 2060 रुपीज का डिफरेंस है वो क्यों आया, कैसे आया, वो कौन बताएगा? बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बोला ना, ट्रांजेक्शन्स को मैच कराना होगा। कहीं बैलेंस मैच कर गया तो एंट्रीज तो नहीं छूटी। तो आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। पहली बात तो उसके बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। टिक द कैश बुक एंट्रीज विथ आर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। जो कैश बुक में एंट्रीज है और जो बैंक स्टेटमेंट पे एंट्रीज है, कैश बुक में आप टिक करते जाइए कि जो जो एंट्रीज हमें मिलती जा रही है हम क्या करते चले, उसको टिक करते चले। क्लियर है? उसको क्या क्या करते चले, टिक करते चले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कभी भी बाहर सामान लेने जाते हैं और हम लोगों के पेरेंट्स जो है वो लंबा सा लिस्ट पकड़ा देते हैं, ऐसा लंबा सा लिस्ट पकड़ा दिया, तो जो भी सामान आए उसमें हम लोग क्या करते जाते हैं, ऐसा टिक करते जाते हैं। तो जो आइटम नहीं है, वो मिसिंग है, उस पर टिक नहीं पड़ी होगी। तो कैश बुक में भी वही ट्रिक अपनाते हैं, वही टेक्निक अपनाते हैं कि आप कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के एंट्रीज को मैच कराइए और टिक करते जाइए। जो एंट्री हमारा बैंक स्टेटमेंट में नहीं मिलेगी वो अनटिक्ड रहेगी, मतलब वहां पे टिक नहीं लगेगा या मार्क नहीं लगेगा। सेम चीज पासबुक में भी होगा, जो वहां पे टिक नहीं लगी है इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो इससे आपको वो डिफरेंट वाली जो एंट्री है वो पता चल जाएगी। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड नहीं लगाना है आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको देखना है सारी चीज़ों को। फिर क्या लिखता है, एडजस्ट कैश बुक विद द आइटम्स विच आर ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। अब कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे कि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, जैसे वो बैंक चार्जेस, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा ना ऊपर, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हमने नहीं लिखा है कैश बुक में, तो चलो ठीक है कैश बुक में लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों एडजस्ट कैश बुक। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्ट कैश बुक। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या बनाना होगा लास्ट में, बैंक रिकॉन्सिलेशन इंडिकेटिंग द रिमेनिंग आइटम डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कभी कभी ये वाले आइटम भी हम लोग इसी में लिख लेते हैं, कभी कभी हम लोग ये वाले आइटम भी इसी में लिख लेते हैं, क्योंकि कैश बुक को एडजस्ट करने का मतलब कि कैश बुक के बैलेंस चेंज होंगे और उसके रेस्पेक्टिव में जितने भी अदर अकाउंट्स हैं उसके भी बैलेंस चेंज होंगे, मतलब पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से बनाना पड़ जाएगा। तो कभी कभी ये टाइम हम बचाने के लिए सारी एंट्रीज को बैंक रिकॉन्सिलेशन में कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा आपने क्लास 11 में दो दो तरीके से पढ़ा होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना। एक तो पूरे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं और दूसरा एक में एडजस्टेड कैश बुक हम लोग बनाते थे। याद आ रहा है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? चलिए बहुत ही अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पहले तो होता क्या है, a statement which is prepared to reconcile the causes difference between the bank balance as per cash book and bank balance as per the passbook, जिसको कि हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, is known as बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, is known as बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा, सभी लोगों ने ये पासबुक देखा है ना? ऐसा किसी के लिए नया तो नहीं है? अच्छा, आप लोगों के अकाउंट में जब पैसे डिडक्ट होते होंगे या आपके अकाउंट में पैसे आते होंगे, जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो क्या लिखता है कि क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, क्रेडिटेड इन योर, या क्रेडिटेड विथ दिस मच अमाउंट, या अगर आप कहीं पेमेंट। हाँ बताइए। हाँ, वो बेसिकली इसीलिए उल्टा लिखता है क्योंकि बैंक के लिए तो वो अपोजिट हो जाएगा ना, वो लायबिलिटी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो डेबिट दिखाता है। अरे डेबिट क्यों लिख रहा है यार, हम तो डेबिट में रिसिप्ट दिखाते हैं, ये तो बदतमीज हो गया। लेकिन रीजन उसके पीछे बच्चों ये है, रीजन उसके पीछे ये है। क्लियर? अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे एक सेलर हो गया और एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया और एक बायर हो गया। सेलर क्या दिखाएगा, उसको सेल दिखाएगा और उन चीजों को अपने, मतलब एंट्री क्या करेगा उसके लिए,
कि कस्टमर डेबिट टू सेल, लेकिन बायर क्या करेगा उसके लिए, वो उसको परचेज दिखाएगा, एंट्री क्या कर देगा कि सप्लायर डेबिट टू, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, परचेज डेबिट टू सप्लायर। हाँ, क्लियर। तो ये एंट्री करेगा। तो देखिए यहाँ पे जिस चीज को हम अपनी इनकम मान रहे हैं, वो सामने वाली पार्टी उसी चीज को अपना एक्सपेंस मान रही है। बात समझ में आ रहा है? जिस चीज को हम अपना इनकम मान रहे हैं, वो सामने वाली पार्टी सेम उसी चीज को अपना एक्सपेंस बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज है कि हम तो उसको एसेट्स बोल रहे हैं कि मेरा पैसा रखा हुआ है, लेकिन बैंक उस चीज को क्या बोल रही है, बैंक उसको बोल रही है लायबिलिटी बोल रही है। ठीक है, अच्छा चलिए, आपने सेल किया, आपने उसको इनकम दिखाया। अब अगर आप इनका बुक्स ऑफ अकाउंट देखोगे तो आप तो ऐसा घबरा घबरा से जाओगे कि अरे खर्चा क्यों हो रहा है, मेरा तो इनकम है, हमने तो सेल किया है, लेकिन यहाँ पे खर्चा क्यों दिखा रहा है, परचेज क्यों दिखा रहा है। आप ये भी तो देखिए, आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देख रहे हो, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं देख रहे हो, आप सामने वाले पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट को देख रहे हो। तो जो आपका इनकम है, जाहिर सी बात है उसका एक्सपेंस ही होगा ना, और जो उसका एक्सपेंस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा, है ना। तो आप जो पासबुक देखते हो या जो ये मैसेजेस देखते हो, ये बैंक की बुक्स में वो ट्रांजेक्शन है जो आप कर रहे हो, वो बैंक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। तो बैंक जब भी रिकॉर्ड करेगा वो उसको रिवर्स रिकॉर्ड करेगा ना। आप जब डिपॉजिट करोगे तो वो उसको क्रेडिट बोलेगा, आप जब विड्रॉ कर लोगे तो आप वो उसको डेबिट बोलेगा, वो खुश हो जाएगा, अरे डेबिट करो, एसेट्स करो, ये तो मेरे लिए एसेट्स है। मतलब लाइबिलिटीज कम होना एक तरीके के लिए उसके लिए एसेट्स हो जाएगा बेसिकली। ऑल्दो डेबिट का मतलब उसके लिए लाइबिलिटी कम हो रही है, उसके लिए एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा विड्रॉ कर लोगे तो वो खुश हो जाएगा, चलो लाओ इंटरेस्ट दो, इनकम दो हमें। ठीक है, एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं जिसपे कि हमें लाइबिलिटी पे, मतलब जिसके थ्रू हमें इनकम जनरेशन होता है। तो बैंक के लिए लोन जो होते हैं ना, वो उसके लिए एसेट्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा मनी एंड बैंकिंग में, जब आप लोग मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे होगे, तो जब बैंक का बैलेंस शीट आप बनाए होगे तो वहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट साइड में लिखते होगे, और जितने भी डिपॉजिट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो लायबिलिटी साइड में दिखाते होगे आप, याद आ रहा होगा तो। ठीक है, बेसिकली इसी रीजन से तो बैंक जो लोन देता है उस पर इनकम जनरेट करता है। बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम तो इसका मेन सोर्स है, तो उसके लिए वो कहाँ से लेके आता है, वो उसके अपने एसेट से लेके आता है जो कि उसका लोन है। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको कि क्यों बैंक में जो मैसेजेस आते हैं बैंक से वो उल्टे होते हैं, बैंक चार्ज काटता है तो वो डेबिट करेगा। ठीक है, आगे चले, चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फीचर्स ऑफ BRS, इट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे, टू और बाई करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर, कोई भी स्टेटमेंट हो बच्चों, वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होती है, भले वो BRS हो, बैलेंस शीट हो या ट्रायल बैलेंस हो, वो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों दोनों पॉइंट्स। ये बच्चों आपके जितने भी फीचर्स है या फिर जितने भी इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी चीज, किसी भी चीज के, ये इसी से MCQ बनते हैं, याद रखिएगा, इसी से MCQ बनते हैं। आपको 2-3 अकाउंट बता देगा, बताइए कौन सा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन आप तो याद करोगे अरे मैंने अकाउंटिंग पढ़ा था तो उसी में BRS भी था, इसका मतलब वही है। उसी में एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस, आप खुशी से नन ऑफ दिस लगा के आ जाओगे, लेकिन वही गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। It is prepared to reconcile the causes of difference between the bank's balance as per cash book and the bank balance as per the passbook। ठीक है, याद रखिएगा, हमें बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक मैच कराना है, कैश का बैलेंस नहीं। सर कैश बुक का कैश बैलेंस और बैंक का ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ये नहीं मैच करा कि अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाना है। बहुत बच्चे भावुक होकर बना देंगे, हाँ हाँ अरे कैश बुक और पासबुक नहीं मिल रहा है तो बनाओ, लेकिन ये भी तो देखिए कैश बैलेंस नहीं मिल रहा है, आपको तो बैंक बैलेंस मैच कराना है ना। तो ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं MCQ के। क्लियर, नहीं उसी से ही मतलब है ना, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट में तो दिखेगा नहीं, आप खुद ही बताइए। तो उससे तो मेरा बैंक बैंक का बैलेंस कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, है ना।
बैंक से जो ट्रांजेक्शन करेंगे उससे मेरा बैंक बैलेंस डिस्टर्ब होगा, उससे मेरा बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होगा, तो वो देखना है कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? इवन कभी-कभी हम लोग भी अपने पासबुक को चेक करते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे इतना पैसा का मतलब मेरा यह पैसा इतना कम क्यों हो गया? तो जो बैंक वाले ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, हम लोग वो याद करते हैं कि यार मैंने यहाँ पे किया था, बैंक से यहाँ पे पेमेंट किया था, यहाँ से ये ऑर्डर किया था, ऐसे करके। कैश के थ्रू जिसको पेमेंट किया वो याद नहीं करते हैं मैच कराने के लिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? ये सब आप लोग अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन देखिए, वही वही जो आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हो कि मेरे हिसाब से बैंक बैलेंस 20,000 होना चाहिए, लेकिन 15,000 है, ऐसा क्यों? 5,000 का डिफरेंस क्यों? वो दिमाग में हम दौड़ाते रहते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ पे खर्चा किया। ये आपके हिसाब से कैश बुक आपके दिमाग में बना हुआ है, क्योंकि आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करते नहीं हो, ठीक है? आपके दिमाग में कैश बुक बना है कि हमने इसको दिया, इससे मिला, इसको दिया, इसके मिला। वही बिजनेसमैन इसको कैश बुक बोलता है, ठीक है? और बैंक स्टेटमेंट तो आपके पास रहता ही है, वो फ़ोन में भी आजकल ओपन हो जाएगा, क्लियर? तो वो जब आप उससे मैच कराते हो तो आप भी वही कर रहे हो, बीआरएस, आप भी वही बना रहे हो अपने दिमाग में, बीआरएस, क्या डिफरेंसेस हैं, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको जो कि आपके लिए नया है, ये सब आप चीज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, बस इन चीज़ों को आपको बताना है, क्लियर? आइए आगे चलते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बीआरएस कब बनेगा? सर जिस दिन भी आपका ये बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, आप उस दिन बीआरएस बना सकते हो। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है सर, जिस दिन भी आपका ये दोनों बैलेंस मैच नहीं करेगा, आप उस दिन बीआरएस बना सकते हो, अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि मेरे बैलेंस में क्या अंतर है, मेरे जो बैलेंसेस नहीं मैच कर रहे उसमें क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि सर ड्यूरिंग द ईयर बने, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर बनेगा, आप किसी दिन भी बना सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। लिखता है सिंस इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट इज रिटन एज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट। ठीक है, जिस दिन भी आपका बीआरएस बनेगा वहां पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ पे ये एज ऑन और एट लिखा हुआ है, आप सभी लोग कंफ्यूज होते हैं बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या लिखना चाहिए, एज ऑन लिखना चाहिए या एज एट लिखना चाहिए? या आप लोग को लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है? अच्छा कौन कौन बोल रहा है भाई एज ऑन लिखते हैं? एज ऑन गलत होता है बच्चों, एज एट होता है। एज एट आपका सही होता है, ऑल्दो हम लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं, वो चीज़ें नहीं देखते हैं कि एज ऑन होता है या एज एट होता है, हम लोगों को तो लगता है नहीं दोनों सेम ही है। ठीक है, होता क्या है, आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम अभी आप लोग पढ़ रहे होगे अपने स्कूल में या फिर कहीं पे भी, तो आपने दो चीज़ें देखा होगा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ये चीज़। तो ये बताइए जो स्टेटमेंट है या जैसे बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया या जो बीआरएस है, ये इन दोनों में से कौन सा है, फ्लो है या स्टॉक है? ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना ये फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है? ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको कि नहीं समझ में आ रहा है कि फ्लो है या स्टॉक है, इसका मतलब क्या है? सबको क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं ना मुझे किसी के दिमाग में है डाउट तो बताइए। चलिए, तो यहाँ पे बताइए स्टॉक का मतलब क्या है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है 31 मार्च 2021, ठीक है? अब उस दिन जो है सुबह के 10 बजे कुछ और होगा, हो सकता है, और शाम की 4 बजे कुछ और हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसा हो सकता है ना, सुबह की 10 बजे कुछ और बैलेंस होगा और शाम को 4 बजे कुछ और बैलेंस होगा, हो सकता है। तो बैलेंस शीट में भी
तो बैलेंस शीट में भी बच्चों आप एसेट्स दिखाते हो, लायबिलिटीज दिखाते हो, जितने भी स्टॉक दिखाते हो वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ें पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बोल दिए कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, तो वो कौन सा टाइम, सुबह का 10 बजे वाला या 4 बजे वाला, क्योंकि सर 10 बजे तो अलग टाइम, मतलब स्टॉक की वैल्यू 10 बजे अलग थी और 4 बजे अलग थी, क्योंकि इसके बीच में हम लोगों ने कुछ सेल किया, इसके बीच में कुछ ना कुछ परचेज किया। तो कौन से वाले टाइम का स्टॉक आप दिखा रहे हो, ये बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एज एट। ऑन का मतलब कि 31 मार्च को। अरे भाई 31 मार्च को तो पता नहीं कितनी वैल्यू हुई होगी, आप तो पागल हो जाओगे लिखते लिखते। एज एट लिखते हैं, एज एट का मतलब उस दिन के एंड में। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूज दिखाते हैं वो उस दिन के सारे ट्रांजेक्शन जब खत्म हो जाएंगे 31 मार्च को, तो उसके बाद आपका जो बैलेंस बचेगा बच्चों बैलेंस शीट में वो आता है, और ये एज एट उसी चीज को दिखाता है। एज ऑन का मतलब कि पूरा दिन का बैलेंस। अरे भाई पूरे दिन का तो बैलेंस अलग अलग होगा, पूरे दिन का तो बैलेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपको क्या लिखना चाहिए, बैलेंस शीट में हमेशा एज एट लिखना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपने बोल दिया 31 मार्च, तो 31 मार्च का मतलब क्या, सुबह का टाइम या शाम का टाइम? ये कॉन्सेप्ट आपके क्लास 12th वाले बुक में दी हुई है। किसी ने नोटिस किया था क्या इस चीज़ को? एज ऑन होगा या एज ऑट होगा, आपके क्लास 12th वाले बुक में दिया हुआ ये चीज़। फिनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट सी वाले में, अरे जो आपका पार्ट बी है उसमें दिया है ये चीज़। किसी ने देखा है इस चीज़ को उसमें? किसी ने पढ़ा था उसमें ये चीज़ को? बताइए। क्लास 12 की बुक में ये बात किसी ने पढ़ा था कि एज ऑन या एज एट क्या होना चाहिए? आपके 12th बुक के बुक में पार्ट बी में दिया हुआ था। आप लोगों के पास बुक होगी ना अभी वो वाली, मुझे वो खोज के आप लोग दिखाइएगा, ग्रुप में भेजिएगा। किसी को भी अगर मिल जाती है तो उसका फोटो क्लिक करके भेजिएगा। मैं बता दूं पहले वाले चैप्टर में होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा डिफरेंस आ जाता है कैश बुक और पासबुक में। कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस आ जाता है, ऐसा क्या है? तो सबसे पहले तो क्या लिखता है कि आइटम अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट अपीयरिंग इन द पासबुक। अब ऐसे कौन से आइटम हो सकते हैं, जैसे मैंने राम वाला एग्जांपल लिया था। राम को हमने सर चेक तो इशू कर दिया है, लेकिन राम जो है वो चेक पॉकेट में लेके घूम रहा है, अभी बैंक से गया ही नहीं पैसे लेने। ठीक है, या कुछ ऐसे आइटम हो सकते हैं जो आपके पासबुक में दिख रहे हैं लेकिन आपने नहीं रिकॉर्ड किया है, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर का पेमेंट हो गया, बैंक चार्जेस हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, आइए मतलब एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिख रहा है कि चेक इशू तो कर दिया है हमने बाय बिजनेस एंटिटी बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। नॉट डेबिटेड बाय द बैंक मतलब कि बैंक ने अभी भी अपने स्टेटमेंट में इसको डेबिट नहीं किया है। बात समझ में आ रही है आपको? आइए एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे इन शॉर्ट में, अगर आपको यहाँ पे लिखवा दूँ, ये चीज बनवा दूँ। बैंक, या फिर मैं इसको पासबुक लिख देता हूँ, क्योंकि अब जो है आपको बैंक स्टेटमेंट को पासबुक के नाम से जानना है। पासबुक और ये कैश बुक। डेबिट, एक सेकेंड, क्रेडिट और डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? भाई मेरा जो क्रेडिट है वो बैंक वाले के लिए क्या है, मेरा जो डेबिट है वो बैंक के लिए क्या है, क्रेडिट है। यानी कि मेरा डेबिट क्या है, प्लस है, तो बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस। और आप देखिए यहाँ पे आपका जो क्रेडिट है मतलब कि पेमेंट जो आप कर रहे हो वो, तो बैंक वाले के लिए क्या है, वो डेबिट है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं अभी इसको एक बार क्या करूँगा, ग्रुप में इशू कर दूंगा। ठीक है, ये एक बार शॉर्ट के लिए आपके पास रहेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे जब लिखिएगा तो उल्टा लिखिएगा, क्रेडिट पहले और डेबिट बाद में। ठीक है, चलिए तो आइए देखिए, लिखा हुआ है कि आपने चेक इशू किया लेकिन बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं किया, तो क्या बैंक ने इंक्रीज नहीं किया, रिसिप्ट नहीं दिखाया? नहीं, बैंक ने डेबिट नहीं किया, मतलब बैंक ने एज अ पेमेंट इसको शो नहीं किया, बैंक ने अपने स्टेटमेंट से इसको अभी तक माइनस नहीं किया। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, ये किसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? दिस मे बी बिकॉज दे माइट नॉट हैव बीन बैंक्ड बाय द पेई और इट मस्ट बी स्टिल अंडर क्लियरेंस। ये दो रीजन है, या तो बैंक पेई जो है अभी तक बैंक के पास पहुंचा नहीं, या अगर पहुंच भी गया है तो अभी भी वो बैंक के प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, द एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेंटेन इमीडिएटली व्हेन द चेक इज इशूड थ्रू रिड्यूसिंग द बैंक बैलेंस। तो कैश बुक में हम उसी टाइम एंट्री कर चुके होंगे जिस दिन हमने चेक इशू किया। जैसे ही हमने राम को चेक इशू किया, वैसे ही हमने अपना कैश बुक का जो बैलेंस है वो रिड्यूस कर लिया। बात समझ में आ रहा है आपको? कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है उसी दिन हमने रिड्यूस कर दिया जिस दिन हमने चेक इशू कर दिया। क्लियर? लेकिन क्या होता है, हियर द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विल लेस, बट एज पर द पासबुक, बैंक पासबुक, इट विल बी मोर। दिस ऑल्सो टर्म्ड एज अनप्रेजेंट चेक। इसको और क्या बोलते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक भी बोलते हैं। बच्चों क्लियर है क्या ये पॉइंट? क्लियर है क्या? चलिए आइए देखते हैं क्या लिखता है। पहली बात तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ऐसे आइटम हो गया जैसे वो राम वाला, यही है एग्जांपल कि हमने राम को चेक तो इशू कर दिया, तो हमने जैसे ही राम को चेक इशू किया तो हमने इमीडिएटली अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमने रिड्यूस कर लिया, बैंक बैलेंस जो है कैश बुक में वो रिड्यूस कर लिया इमीडिएटली। क्लियर? लेकिन अभी तक वो जो पैसा है वो अभी तक मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है, बट एज पर द बैंक पासबुक इट विल बी मोर, it will be more और also termed as unpresented check। unpresented check का मतलब अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। प्रेजेंट नहीं हुआ है मतलब कि वो पार्टी लेके अभी तक अपने पास में घूम रहा है, या फिर हो सकता है कि बैंक के प्रोसेसिंग में है वो अभी भी, हो सकता है। दो रीजन हो सकते हैं, देखिए इसके पीछे का दो रीजन है, या तो आपका जो पेई है वो अभी तक बैंक के पास नहीं पहुंचा है लेके, या अभी भी अंडर क्लियरेंस है, क्योंकि बैंक जो होती है किसी भी चेक को जब प्रोसेस करती है तो टाइम लेती है, सब तरीके से वेरीफाई करती है तभी उसका पेमेंट क्लियर करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चले, अगला पॉइंट क्या लिखता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, जैसे सपोज कर लीजिए, हमने यहाँ पे श्याम वाला एग्जांपल देखा था कि श्याम से सर चेक मिलता और हमने तुरंत उसी दिन बैंक में भेज दिया। सॉरी, मोहन वाला, मोहन का सर चेक मिला हमें, हमने उसी दिन बैंक में भेज दिया, तो अपने डेबिट साइड में लिख दिया, अपना बैलेंस इंक्रीज कर लिया। मेरी बात समझ में आई आपको? और जब ये जो चेक है यहाँ पे गया बैंक में, तो बैंक ने अभी भी इसको अपने प्रोसेसिंग में इसको लगाया हुआ है, बैंक में अभी भी प्रोसेसिंग में वो चल रहा है। क्लियर? अभी तक बैंक जो है इसको टाइम ले रहा है, अभी भी वो मेरे बैंक अकाउंट में इंक्लूड या ऐड नहीं हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ऐसे चेक को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, कि अभी भी चेक का पैसा आना बाकी है, चेक से पैसा मिलना बाकी है, इस लायबिलिटी को क्लियर होना बाकी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? देखिए इसमें क्या लिखता है, बिजनेस एंटिटी मे रिसीव चेक और ड्राफ्ट विच इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, द पेमेंट अगेन एंट्री इन द कैश बुक विल इंस्टेंट देयर बाय इंक्रीजिंग द बैलेंस। ठीक है, तुरंत हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विल बी मोर एंड देन द बैलेंस एज पर द पासबुक इज ऑल्सो। लेकिन वहां पे जो मतलब आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वहां पे तो अभी तक एंट्री नहीं हुई, क्योंकि वो तक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, वो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो वहां मेरा जो स्टेटमेंट है उसके कंपेरिजन में मेरा जो कैश बुक है वो बच्चों ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे चेक जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, आउटस्टैंडिंग है, फंसे हुए हैं, तो उसको हम बोल देंगे आउटस्टैंडिंग चेक। क्लियर है क्या? क्लियर है? सारे बच्चे बोलिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि द बैंक में बाय मिस्टेक मिस आउट एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट। बैंक भी सर कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी कोई ना कोई गलती कर देता है। जैसे मेरे अकाउंट में किसी का पैसा आ गया, क्या हो सकता है मेरे अकाउंट से जबरदस्ती का पैसा कट गया, जैसे इधर उधर का काटता ही रहता है, हम लोग जाते हैं पूछते हैं, बाद में बोलेंगे ओहो मैम गलती से कट गया, ओहो सर गलती से कट गया, वापस से वो पैसे डालते हैं। तो बैंक से भी क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। ठीक है, तो वो एरर बैंक ने किया, हमने तो किया नहीं। क्लियर, तो वो अकाउंट के आपके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, उससे भी आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कोई बताएगा, कोई बताएगा? हाँ, स्टैंडिंग ऑर्डर था। तो करते रहिए, तो बैंक जो है आपसे बिना पूछे कभी भी कर देता है। ऑल्दो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं बैंक को, फिर उसके बाद बैंक जो है उसका पेमेंट करता है। ठीक है, ऑल्दो कई ऐसी जगह पे है जहाँ पे बैंक इवन अपने आप से भी पेमेंट करता है, वो ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट का जो बैलेंस है या जो पेमेंट है वो उनके लिए डिडक्ट हो जाता है। क्लियर, तो जैसे सपोज कर लीजिए मैं जिस हाउस में रह रहा हूँ उसका रेंट देना है, तो मैंने ओनर का जो है नाम और अकाउंट नंबर सारा डिटेल बैंक को दे दिया, हर मंथ के एंड में वहां से उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ठीक है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मैंने बैंक को डिटेल दे दिया, वो उसको काट देता है, उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। मेरा बाइक का इंश्योरेंस है, तो इस तरीके से कई ढेर सारे पेमेंट है, हो सकता है मुझे याद नहीं रहे, तो मैंने बैंक को डिटेल बता दिया, बैंक को कुछ नहीं करना है, वो अपने सिस्टम में सारे इन्फॉर्मेशन फीड करेगा और वो ऑटोमेटिकली वो डेट आते ही उस अकाउंट से मेरे अकाउंट में कट करके उसके सामने वाले पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्लियर, तो अब मैंने बैंक को पता नहीं कितने कितने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, बैंक मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके डालता जाता है, इवन मुझे भी नहीं पता चल पाता है कि कब कटा कब गया। ठीक है, तो जब तक मैं बैलेंस नहीं मैच कराऊंगा, पासबुक की एंट्रीज को नहीं देखूंगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। द एंटिटी मे गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक फॉर द सर्टन रेगुलर पेमेंट। क्या लिखता है, सर्टन रेगुलर पेमेंट लाइक लोन रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। दिस मे बी गेट entered इन द कैश बुक इमीडिएटली बट पासबुक में बी डिलेड। या हो सकता है कि पासबुक में डिले हो जाए, या हो सकता है कि पासबुक में एंट्री हो चुकी है और हमने नहीं लिखा है, दोनों केस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ ऐसे आइटम, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ ऐसे आइटम जो कि आपके कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहे, ये सब ऐसे आइटम थे जो कि आपने अपीयर कर रखा था अपने कैश बुक में, लेकिन बैंक ने नहीं किया। ठीक है, अब जैसे बैंक का इंटरेस्ट और बैंक का चार्ज वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है, कब देता है कब नहीं देता है वो तो वही जान। ठीक है, तो वो बेसिकली हम लोगों को नहीं पता चलता है, तो हम लोग वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। द बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड ऑल्सो चार्ज फॉर सर्विसेज, जैसे कि मैसेज का सर्विस काट लेता है, चेक का सर्विस काट लेता है, मोबाइल बैंकिंग के सर्विस काट लेता है, फिर और भी अलग अलग चार्जेस काटता है, तो उसका वो अलग उन लोगों का कैलकुलेशन होता है, तो हमें नहीं पता चल पाता है। इवन चार्जेस के साथ साथ जीएसटी भी कट कर लेता है वो हमसे। ठीक है, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, हियर बीइंग द सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन द बैंक विल रिकॉर्ड इन द पासबुक। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, पासबुक में इसको रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन हमें नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, एंड सेंड द डेबिट एडवाइस स्लिप टू द बिजनेस एंटिटी, यानी कि अब तो ये काम मैसेज से ही हो जाता है, जैसे ही पैसा कटेगा मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो द एंटिटी द एंट्री इन द कैश बुक मे बी डिलेड, सिमिलरली द बैंक कुड क्रेडिट ऑन फिक्स डिपॉजिट विच गेट इंटर्ड इन द बैंक सॉरी बिजनेस बुक एट लेटर ऑन डेट। देखिए साहब बोल रहा है इसमें कि कई बार क्या होता है, जो आपके एंट्रीज में या फिर जो चार्जेस है वो कट जाए, बैंक आपको बता तो दे, आपने नहीं लिखा, या कहीं इंटरेस्ट है कहीं इनकम है जो आपको मिल रहा है लेकिन आपने नहीं उसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, हो सकता है आपको बैंक ने बताया लेकिन आपने हो सकता है डिले कर गए या फिर नहीं पता चला, तो ये सब चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपका कैश बुक में ट्रांजेक्शन आपको अपीयर नहीं होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। क्लियर, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। क्लियर, अब कस्टमर को मेरा बैंक का डिटेल पता है, अब वो डायरेक्ट पैसा जो है मेरे अकाउंट में भेज देता है, और वो उस मतलब उतना भरोसा हो गया उसको मेरे ऊपर कि इवन मुझे कभी कभी वो बताना भी भूल जाता है कि सर मैंने आपके अकाउंट में पैसा भेजा हुआ है, क्योंकि वहां तो रिकॉर्ड रहेगा ही प्रॉपर, तो वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज देता है और मुझे पता चलता है नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ अपने कैश बुक में। तो देखिए लिखा है, समटाइम्स कस्टमर्स और अदर may directly deposit an amount in the bank for goods or services rendered।
जो भी आपने सर्विस रेंडर की या जो गुड्स सेल किया, उसके बदले जो आपका पैसा है बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपका कस्टमर या कोई अदर पर्सन डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है। तो बैंक विल एंटर इट इमीडिएटली बट द एंट्री इन द कैश बुक विल अपीयर लेटर। क्लियर है? क्या बात समझ में आई आपको? यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। इवन अभी भी हम लोगों के साथ ऐसे होता है, मतलब हम लोगों के अकाउंट कहाँ कहाँ पे लिंक है तो हम लोगों को भी नहीं मालूम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल पे पे रजिस्टर्ड है, अमेजोन पे भी रजिस्टर्ड है, फोन पे है, पेटीएम पे है, फ्रीचार्ज, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन पे है। ठीक है। तो अब कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया, अकाउंट तो क्रेडिट दिखने लगता है, मैसेज तो आ जाता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस अमाउंट क्रेडिट हुआ है। अब कहाँ से हुआ है कहाँ से नहीं हुआ है वो पता करो, भाई किसने भेजा, वहां पे इंफॉर्मेशन भी नहीं पता चल पाती है। तो कई बार इस तरीके का होता है कि हम लोग रिकॉर्ड करें तो करें कैसे, हमें पता ही नहीं चल पा रहा इवन। क्लियर? तो ये सब चीजें होती है। बिल फॉर कलेक्शन, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा बीआरएस में, हमारे पास जो होता है बिजनेस को ढेर सारा बिल मिलता है और सबके डेट्स जो है तो अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिल उठा के पूरा किसको दे देते हैं, बैंक को। अब बैंक क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे जाएगा, अलग अलग जगह से कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। तो बस हमें इतना याद है कि हमें बिल बैंक को देना है, बाकी सारा जो टेंशन है वो बैंक का हो जाएगा। और वही टेंशन मेरा भी है कि भैया वहां पे तो रिकॉर्डिंग हो गई और हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल रिसीवेबल हमें अलग अलग पार्टी से, ढेर सारी पार्टी से, ढेर सारे कस्टमर से मिलता है। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि सबका डेट मिलाएं और जाके पैसे कलेक्ट करें। तो हम लोग सारा बिल उठा के बैंक को दे देते हैं और बैंक ये सारा काम मेरे बिहाफ पे करता है। क्लियर? अब बैंक जो है मेरे बिहाफ पे जब काम करेगा तो मेरे अकाउंट में सारे पेमेंट ऐड करते जाएगा। मुझे तो पता चलेगा नहीं, मुझे कब पता चलेगा, जब वो पासबुक मेरे हाथ में आएगा, मैं मैच कराऊंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो पता चलेगा, तो मैं सारी एंट्रीज को करता जाऊंगा। तो लिखिए, लिखता है द बिजनेस एंटिटी मे सेंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर कलेक्शन, द बैंक विल कलेक्ट द पेमेंट एंड क्रेडिट द अमाउंट इन द क्रेडिट द सेम इन द पासबुक। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करने का मतलब कि आपके अकाउंट में बच्चों क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। ठीक है। द एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। अब हम लोग अपने बुक्स में एंट्री तभी कर पाएंगे ना जब हमें उससे कोई रिसिप्ट मिलेगा, कोई इंफॉर्मेशन आएगी कि हाँ एंट्री करनी है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। किसी को कोई डाउट आएगा, दिक्कत आएगा तो पूछेंगे। फिर क्या लिखा है, द रिकॉर्ड्स मे बी मिस्ड आउट बाय द बुक कीपर ऑफ द बिजनेस एंटिटी। कई ट्रांजेक्शन गलती से जो हमारा बिजनेस, जो मेरा अकाउंटेंट है वो हो सकता है भूल जाए, नहीं लिखे, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? फिर हम लोग देख लेते हैं कि नीड फॉर द बीआरएस, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि कब कब आपको बीआरएस बनाना है। तो देखते हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बैंक बैलेंस। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है, आपने कितना दिखाया और एक्चुअल कितना है। क्लियर? पता चला हमने रिकॉन्साइल नहीं कराया, जैसे हमने 1,08,000 दिखा दिया जैसे हम लोगों के एग्जाम्पल में था, और एक्चुअल का बैंक बैलेंस 1,20,000 उससे लेना ही देना नहीं है हमें। तो बीआरएस बनाएंगे तो पता चलेगा ना एक्चुअल के बैंक में बैलेंस कितना है और हमने कितना दिखाया है, तो दोनों बैलेंस हमें पता चल जाएगा। फिर क्या लिखता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द कैश बुक एंड पासबुक। क्लियर? क्योंकि हमने दोनों में एरर पढ़ा था, पासबुक और कैश बुक दोनों वाले में एरर पढ़ा, तो कैश बुक में भी एरर हो सकता है और पासबुक में भी। तो जो भी आपकी मिस्टेक होती है, एरर होती है, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? वो सारे चार्जेस हम लोग लिख लेंगे वहां पे, क्योंकि हम लोग तो नहीं रिकॉर्ड कर पाते ना कैश बुक में, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस रेट से काट रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, क्या हो रहा है। बैंक तो काट लेती है अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। हाँ, वो बीआरएस के टाइम पे आएगा, सब्जेक्ट टू कि अगर टाइमली आपको वो चीजें पता चल गई, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तब तो नहीं आएगा। बात समझ आ रहे हैं? अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तब तो आएगा आपका। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर इन रिकॉर्डिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो बैंक बैलेंस जो है, आपका पासबुक जो है, उससे हम लोग मैच करा के तुरंत पता लगा लेंगे। तो कोई भी आपका फ्रॉड नहीं हो सकता है और कुछ भी एरर आपका रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं हो सकता है। क्लियर? फिर देखिए क्या लिखता है, इट हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट
सर्टेन एक्सपेंडिचर इनकम डेबिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उन सारे अकाउंट्स को भी जो ट्रांजेक्शन है उनको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इनकॉर्पोरेट मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन है और हमने नहीं लिखा। जैसे अभी ये बताया आपने कि जो बैंक चार्जेस है वो बैंक लिखता तो है लेकिन हम लोग नहीं लिख पाते, तो उसको यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज की जो क्लास रहेगी वो यहीं तक रहेगी। इसमें भी और भी चीजें हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक क्वेश्चन भी है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको थ्योरी पढ़ना है। मैं ये पीडीएफ आपको एक बार शेयर